नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम शर्मा पेश हूँ आपके सामने लेकर केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर। और इससे पहले वाले चैप्टर में मैंने आपको केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन के चैप्टर के इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड एमसीक्यू करवाए थे विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने वो वीडियो जरूर देखा होगा, लेकिन अगर किसी ने फिर भी नहीं देखा है तो मैं उससे ये जरूर रिकमेंड करना चाहूँगा कि वो पहला वीडियो भी जरूर देखे। आपको बहुत सारी हेल्प मिलने वाली है। और आप जैसा कि जानते हैं कि आपका फेब्रवरी में 20 फरवरी में आपका साइंस का पेपर है, और साइंस का पेपर थोड़ा कंसेप्चुअल आता है। अगर आप सोचें कि केवल और केवल एक बेसिक आइडिया से आप पूरा पेपर अटेम्प्ट कर पाएंगे तो ऐसी आपकी गलत सोच है, गलत स्ट्रेटेजी है। आपको उस बेसिक कंसेप्ट के साथ साथ क्वेश्चंस को टैकल करना भी आना चाहिए। ठीक है, आपको ये भी तो समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन में पूछा क्या है और क्वेश्चन में आंसर देना किस तरीके से। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि 2 नंबर के क्वेश्चन में 5 नंबर जितना सॉल्यूशन लिख देते हैं और 5 नंबर के क्वेश्चन में 2 नंबर जितना सॉल्यूशन लिख देते हैं, तो वो गलत है, क्योंकि मार्किंग स्कीम से आपके जो नंबर होंगे वो कहीं ना कहीं आपके टोटल स्कोर को अफेक्ट करेंगे। ठीक है, तो इसलिए वो सारी गलतियां ना हो, वो सारे क्वेश्चंस आपको समझ आ जाए। दैट्स वाई ये एक सीरीज चली हुई है जिसमें मैथ और साइंस दोनों की सीरीज चल रखी है। ठीक है, तो एसिड बेसिस एंड सोल्ट आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। और आप सभी जो अभी तक इस चैनल पे बने हुए हैं, जिन्होंने प्यार बरसाया हुआ है, उनका मैं कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। बाकी जितने भी नए आपके दोस्त हैं, आपके साथी हैं, और वो थोड़े से कंफ्यूज हैं कहाँ से पढ़ें कितना पढ़ें, तो आप उन्हें ये रिकमेंड कर सकते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज के अपने सेकंड चैप्टर को, एसिड बेसिस एंड सोल्ट को। पहला क्वेश्चन आपके पास है। पहले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है व्हाट हैपेंस व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड, अगर एसिड के सॉल्यूशन को मिक्स्ड किया जाए विद अ सॉल्यूशन ऑफ बेस के साथ इन अ टेस्ट ट्यूब में, तो इन 4 ऑब्जर्वेशन में से कौन सी ऑब्जर्वेशन वहां पर करेक्ट होगी। ठीक है, आपसे ये पूछा गया। मुझे पता है आप लोगों ने अब तक इसका आंसर दे भी दिया होगा कि अगर हम एसिड को बेस के साथ रिएक्ट करें तो हमें क्या क्या मिलता है। देखो, सबसे पहले तो आप ये समझ लो, जब भी हम किसी भी एसिड की बेस के साथ रिएक्शन करते हैं तो हमेशा वहां पर सोल्ट फॉर्म होता है और प्लस वाटर बाहर निकलता है। ठीक है, अब ये जो सोल्ट फॉर्म होता है और ये जो वाटर निकलता है, तो जब भी एसिड बेस के साथ रिएक्ट करके सोल्ट बनाता है, इसी रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जो क्या करती है, जो एसिड और बेस की रिएक्शन करने के बाद उसका सॉल्ट फॉर्म कर देती है। और यही रिएक्शन हमारे पेट के अंदर भी बनती है। जब हमारे पेट में एसिडिटी हमें महसूस होती है तो हम क्या करते हैं, हम एक बहुत अच्छा बेसिक उस समय एज अ एंटासिड के रूप में इनटेक करते हैं। जैसे कि आप इनो लेते हैं, आप गैसोफास्ट लेते हैं, आप घर में रखा हुआ बेकिंग सोडा लेते हैं, तो ये सब एक बेसिक है। तो उसकी जो रिएक्शन पेट के अंदर आपको देखने को मिलती है वो यही होता है कि जैसे ही बेस एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो वो क्या करता है, सोल्ट और वाटर में टूट जाता है। वाटर आपकी बॉडी एब्सॉर्ब करती है, सोल्ट उसको आवश्यकता होती है वो भी एब्सॉर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी जो एसिडिटी है उसकी प्रॉब्लम एकदम ठीक हो जाती है। तो इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, अब इसमें 4 ऑब्जर्वेशन यहाँ पे लिखी हुई है। पहला लिखा हुआ है क्या सॉल्यूशन का टेम्परेचर डिक्रीज होगा। तो आप याद रखना, एसिड एसिड जब बेस के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है, तो बहुत ज्यादा अमाउंट में हीट रिलीज होती है, क्योंकि हीट बाहर की तरफ निकलेगी। आप देखते हो ना, जब आप कोई भी बेसिक चीज लेते हो, जैसे आप इनो या फिर आप गैसो फास्ट लेते हो, तो आप जैसे ही उसको लेते हो तो आपके मतलब डकार समथिंग आपको महसूस होती है, और उसके रूप में जो हीट या जो एसिडिटी मतलब ज्यादा एसिडिटी बनी हुई थी वो सब आपके बाहर की तरफ आने लगती है। ठीक है, तो एक बात याद रखना कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। जब एसिड और बेस एक साथ रिएक्ट करते हैं तो ऐसी रिएक्शन हमेशा कैसी होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन की क्या खासियत है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो होती है वो आपकी क्या होती है, जिसमें हीट बाहर निकलती है। तो इसका मतलब अगर हीट बाहर निकली है तो सॉल्यूशन का टेम्परेचर डिक्रीज तो कभी नहीं हो सकता, इंक्रीज होगा। ये बात पक्की है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इसलिए टेम्परेचर सॉल्यूशन का इंक्रीज होगा। दूसरी बात क्या है कि सोल्ट फॉर्म हो रहा है, क्योंकि अभी मैंने बताया कि आपका सोल्ट फॉर्म होता है। अगर हम एग्जाम्पल के रूप में कोई रिएक्शन देखें तो मैं ये कह सकता हूं, अगर मैं HCl की रिएक्शन किसी भी अच्छे बेस के साथ करवाऊं, NaOH के साथ करवाऊं, तो यहाँ पर मुझे क्या मिलता है, एज अ प्रोडक्ट NaCl मिलता है और प्लस में वाटर निकलता है। अब ये जो NaCl है वो आपका सॉल्ट है। ठीक है, तो इसका मतलब जब भी एसिड बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो उसमें सॉल्ट का फॉर्मेशन पक्का होगा। टेम्परेचर कांस्टेंट तो बिल्कुल नहीं होगा, ये भी आप हटा दीजिए। ठीक है, तो इसका मतलब केवल सेकंड और फोर्थ मेरे ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही ऑब्जर्वेशन है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो इसका सही आंसर होगा। तो आई होप आपको इसका आंसर समझ आया होगा और इसके पीछे जो डिटेल सॉल्यूशन है वो भी समझ आया होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए आप, which one of the following salts does not contain water of crystallization। water of crystallization का मतलब है ऐसे सोल्ट्स जिनमें पानी के मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं उन्हें हम हाइड्रेटेड सोल्ट्स कहते हैं। और हाइड्रेटेड सोल्ट्स जो होते हैं वो वास्तव में सोल्ट का कलर या सोल्ट का जो स्ट्रक्चर होता है उसको डिसाइड करते हैं।
ठीक है। और इस पूरे प्रोसेस को वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर क्रिस्टल जैसी जो फॉर्मेशन होती है सॉल्ट की, वो उसके साथ मौजूद पानी के मॉलिक्यूल्स की वजह से होती है। ठीक है। और एक आपका मतलब ये फिक्स है कि एक मोल के सॉल्ट के साथ कितना वाटर का मॉलिक्यूल आपका वहां पर रहना चाहिए। अब आपसे पूछ रहा है इसमें से कौन सा सॉल्ट है जिसके साथ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं होता, यानी कि जिसके साथ पानी के मॉलिक्यूल्स मौजूद नहीं होते। अब देखो, अब यहां पर मैं आपको चारों ऑप्शन ध्यान से समझा रहा हूं, आप समझना। ब्लू विट्रोल, अगर मैं ब्लू विट्रोल की बात करूं तो वास्तव में ब्लू विट्रोल क्या होता है? देखो, ये जो ब्लू विट्रोल होता है ना, ये जो ब्लू विट्रोल होता है, ये वास्तव में आपका कॉपर सल्फेट का ही दूसरा नाम है, CuSO4। ये जो कॉपर सल्फेट जब पानी के साथ रिएक्शन करता है तो इसके साथ एक कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के मोल के साथ 5 मॉलिक्यूल्स पानी के जुड़ जाते हैं। तो इसका मतलब जो ये CuSO4.5H2O है, इसी का ही नाम क्या है? ब्लू विट्रोल है। अगर इसका आप वैसे नाम बोलेंगे तो ये कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट इसका पूरा नाम होगा। ठीक है। इसके बाद बेकिंग सोडा की अगर मैं बात करूं तो बेकिंग सोडा क्या होता है? देखो, वॉशिंग सोडा और बेकिंग सोडा में बहुत कंफ्यूजन होता है। बेकिंग सोडा आपका वो है जो आपके घरों में भी इस्तेमाल किया जाता है, जिसे हम NaHCO3 के नाम से जानते हैं। इसका दूसरा नाम है, इसको हम सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? सोडियम बाई कार्बोनेट भी कहते हैं NaHCO3 को। और अगर मैं बात करूं कि ये जो NaCO3 होता है, इसका अगर हम कलर की बात करें तो ये व्हाइट कलर का होता है। ठीक है, इसका कलर व्हाइट होता है। नेचर की बात करें, बेसिक नेचर में होता है, यानी कि जब इसकी रिएक्शन आप एसिड के साथ करवाओगे तो ये सॉल्ट का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है। उसके साथ साथ अगर बात करें तो इसकी स्मेल भी नहीं होती, यानी कि ऑर्डरलेस स्मेल होती है। ठीक है। घरों के अंदर ये हमें अपनी रसोई के किचन में देखने को मिलता है बेकिंग सोडा, जिसको हम इस्तेमाल करते हैं एज अ एंटी एसिड के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं, एंटी एसिड के रूप में, जिससे हम एसिडिटी को रिड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि ये बेसिक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। अगला आता है वॉशिंग सोडा। अगर हम वॉशिंग सोडा की बात करें तो वॉशिंग सोडा का फॉर्मेशन आप जानते हो। ठीक है। वॉशिंग सोडा, अगर हम इसकी बात करें तो ब्राइन सॉल्यूशन से हम इसका फॉर्मेशन करते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है Na2CO3.10H2O। अब कंफ्यूजन क्या है कि हम यही भूल जाते हैं कि NaCO3 किस में था और Na2CO3 किस में था। याद रखना, वॉशिंग सोडा में Na2CO3 है और इसमें पानी के 10 मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं, 10H2O मॉलिक्यूल्स इसके साथ फॉर्मेशन में मौजूद होते हैं। एंड लास्ट आता है आपका जिप्सम। अगर जिप्सम की बात करें तो जिप्सम वही होता है जिससे पीओपी बनाई जाती है। ठीक है। अगर हम जिप्सम की बात करेंगे तो जिप्सम का फॉर्मूला होता है कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O। ये जो आपका फॉर्मेशन होता है जिप्सम का फॉर्मेशन हम जिप्सम से पीओपी को फॉर्म करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस को फॉर्म करते हैं। जैसे हम जिप्सम का डिहाइड्रेशन करते हैं, यानी कि इससे पानी के मॉलिक्यूल्स को हटाते हैं, तो वैसे ही हमारा पीओपी बन जाता है। ठीक है। तो जिप्सम का जो फॉर्मूला है वो CaSO4.2H2O। अब आप खुद देखो, पानी का मॉलिक्यूल जिप्सम के साथ मौजूद है, पानी का मॉलिक्यूल बिलोविट्रोल के साथ मौजूद है, पानी का मॉलिक्यूल वॉशिंग सोडा के साथ मौजूद है। तो यहां पर जिसके साथ पानी का मॉलिक्यूल मौजूद नहीं है वो है आपका बेकिंग सोडा। इसका मतलब बेकिंग सोडा ऐसा सोल्ट है जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कंटेन नहीं करता। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दैट इज बेकिंग सोडा। ठीक है। उसके बाद मैंने आपको चारों ऑप्शन भी समझाए, तो ये चारों ऑप्शन जो एक्स्ट्रा नॉलेज है उसको भी आप अपने साथ लिख के चलेंगे, क्योंकि अगर कोई क्वेश्चन आपको इनमें से मिलेगा तो आप बहुत जल्दी उसका आंसर लगा पाएंगे सही। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो आप मुझे आंसर करेंगे। मोस्टली मैं आपसे कहता हूं आप इसमें मोस्टली गलती कर जाएंगे। ठीक है। और गलती क्या होगी? वो एक छोटी सी गलती होती है, वो होती है इस एरो का ज्ञान ना होना। ये जो एरो यहाँ पे लगे हुए हैं ना, इस पर पूरा क्वेश्चन टिका हुआ है। अगर आपने इस एरो का नॉलेज आपको अच्छे से नहीं हुआ तो आप पूरा क्वेश्चन यहाँ पर गलत कर जाओगे। ठीक है। अब कैसे इस क्वेश्चन को करना है, पहला आंसर आप दे दीजिए, फिर उसके बाद मैं आपको समझाता हूं। आई होप आपने आंसर दे दिया होगा। देखो, सबसे पहले तो समझो, एरो ये जो होता है, जिसकी तरफ इसका मुंह खुलता है, याद रखना वो चीज हमेशा बड़ी होती है, और जिसकी तरफ इसकी नोक होती है ना, ये वाली, वो चीज हमेशा छोटी होती है। तो अगर मैं यहां पर देखूं तो यहां पर नोक है, यहां पर नोक है, और जो मुंह खुला हुआ है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड की तरफ खुला हुआ है। इसका मतलब ये आपका किस में लिखा हुआ है? असेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है, छोटे से बड़े में ऑर्डर लिखा हुआ है। तो पीछे की साइड आप चेक करो कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में कौन सा सीक्वेंस सही हो सकता है। वो आपसे कह रहा है इंक्रीजिंग ऑर्डर, यानी कि सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड की होगी, क्योंकि ये एसिड स्ट्रेंथ की बात कर रहा है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसे आप HCl के नाम से जानते हो, उससे ज्यादा स्ट्रेंथ किसी की होती नहीं है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी और डी तो कभी नहीं हो सकते, क्योंकि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड आपका HCl है। अब दो ऑप्शन बचे, एक फर्स्ट बचा, एक थर्ड बचा। फर्स्ट और थर्ड में उसने एसिटिक एसिड और वाटर को चेंज कर रखा है। अब आप याद रखना, एसिटिक एसिड जो आपका होता है,
और जो ये वाटर होता है भाई, वाटर की पीएच वैल्यू आप सभी जानते हो कि वाटर की जो पीएच वैल्यू होती है वो आपकी 7 होती है। वाटर को हम एज अ न्यूट्रल कंसीडर करके चलते हैं, ठीक है। अच्छा, वाटर भी एसिडिक हो सकता है, लेकिन जो नॉर्मल वाटर की बात कर रहा हूँ वो मैं 7 पीएच वैल्यू पर बात कर रहा हूँ। तो वाटर आपका नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक होता है, ठीक है, क्योंकि उसकी पीएच वैल्यू 7 होती है। तो इसका मतलब सबसे कम एसिडिक स्ट्रेंथ वाटर की रहेगी, देन उसके बाद एसिटिक एसिड की होगी, और उसके बाद हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा। तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही आंसर है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में कभी भी जल्दबाजी नहीं दिखानी है। ऐसे क्वेश्चन में आपको ये समझना है कि दो ऑप्शन के बीच में कभी कभी हम क्या होते हैं, बहुत जल्दबाजी में गलत आंसर को टिक कर जाते हैं और बाद में हमें पछतावा पड़ता है। तो आपको बाद में पछतावा नहीं करना, आपको उस समय एरो या फिर इस तरह के क्वेश्चन में थोड़ा सा पेशेंस के साथ काम करना, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये तो आपकी सीधी सीधी रिएक्शन है। आपसे कह रहा है क्या फॉर्मेशन होगा अगर जिंक आपका रिएक्ट करेगा सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड के साथ। तो हम चेक कर लेते हैं भाई, जिंक की बात करें तो Zn को जब मैं रिएक्ट करूंगा किसके साथ, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड मतलब NaOH। भाई जिन्हें ये फॉर्मेशन मतलब जिन्हें ये केमिकल फॉर्मूले के नाम नहीं पता है, वो मेरे साथ साथ फॉर्मूला के नेम लिखते चलेंगे, तो उनके क्या होगा, उनको याद होता चला जाएगा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को लिखते कैसे हैं, ठीक है। बाकी आपने क्लास 9th में आपने इसका बहुत आराम से फॉर्मेशन बनाना सीखा है, ठीक है। तो अब तो इतना टाइम नहीं है कि मैं फॉर्मेशन सिखाऊं, लेकिन हाँ आप फिलहाल कुछ फॉर्मूले को मेरे साथ रिवाइज कर सकते हैं। जैसे जिंक और सोडियम हाइड्रोक्साइड की अगर मैं यहाँ पर रिएक्शन करवाऊंगा तो मेरे पास क्या मिलेगा, देखो मेरे को जो प्रोडक्ट मिलेगा ना, वो प्रोडक्ट, एक तो आप याद रखना कि जब ये रिएक्शन होती है हाइड्रोजन गैस इसमें बाहर निकलती है, ये बात पक्की है। दूसरा यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट बनता है जिसे हम Na2ZnO2 के नाम से जानते हैं। अब ये जो इंपॉर्टेंट आपका यहाँ पर ये कंपाउंड बनाना है Na2ZnO2, ये इसका जो नाम होता है ना, इसका नाम होता है आपका सोडियम जिंकशेट। क्या होता है, सोडियम जिंकशेट। तो जब भी जिंक आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो वो जो प्रोडक्ट बनाता है वो सोडियम जिंकशेट और उसके साथ साथ हाइड्रोजन गैस बाहर निकालता है। तो आप देखो, एक तो हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी तो और सोडियम जिंकशेट बनेगा, तो जिंक ऑक्साइड नहीं होगा बल्कि जिंकशेट होगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है कि सोडियम जिंकशेट और हाइड्रोजन गैस यहां पर प्रोडक्ट के रूप में बनेंगे। ये सीधा सीधा आपका रिएक्शन बेस्ड सवाल है, मतलब इसमें और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। आपको सिर्फ एक रिएक्शन करवानी है और उसके साथ जो उसका फॉर्मेशन हुआ वो प्रोडक्ट आपको बता देने हैं कि कौन सा प्रोडक्ट इसमें सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि टोमेटो नेचुरल सोर्स है किस एसिड का। तो आप बताइए कि टोमेटो के अंदर कौन सा एसिड पाया जाता है, क्या वो एसिटिक एसिड है, क्या वो सिट्रिक एसिड है, क्या वो टार्टरिक एसिड है, या फिर वो ऑक्सैलिक एसिड है। देखो अगर हम एसिटिक एसिड की बात करें तो ये विनेगर के अंदर पाया जाता है, ठीक है, विनेगर सिरका के अंदर पाया जाता है एसिटिक एसिड। सिट्रिक एसिड की बात करें तो सिट्रिक एसिड रिच सोर्स होते हैं विटामिन सी का। इसका विटामिन सी का जितने भी आपके खट्टे फल होते हैं जैसे कि आपका नींबू हुआ, ठीक है, ऑरेंज हुआ, इन सब के अंदर जो पाया जाता है दैट इज आपका सिट्रिक एसिड पाया जाता है। खट्टे फलों के अंदर यही पाया जाता है, विटामिन सी के अच्छे सोर्स माने जाते हैं। टार्टरिक एसिड की बात करें तो ये टर्मेनाइन में मिलता है। और ऑक्जेलिक एसिड की अगर मैं बात करूं तो ऑक्जेलिक एसिड ही टोमेटो के अंदर पाया जाता है। तो टोमेटो जो है वो किसका नेचुरल सोर्स है, वो ऑक्जेलिक एसिड का नेचुरल सोर्स है। और ये जितने एसिड आप देख रहे हो ना, ये सारे वीक एसिड हैं और ये एडिबल एसिड है, मतलब आप इन्हें इनटेक कर सकते हो, इससे आपकी बॉडी पे कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं आता, ठीक है। बल्कि आपको इनको इनटेक करने से आपकी बॉडी की बहुत सारी जो फंक्शनिंग है वो अच्छी होती है। जैसे सिट्रिक एसिड ज्यादा अगर आप गेन करते हो तो इससे क्या होता है, इससे आपको इम्यूनिटी आपकी अच्छी बनती है, ठीक है। ऐसी ऑक्सैलिक एसिड आप लेते हैं, टार्टरिक एसिड आप लेते हैं, एसिटिक एसिड विनेगर भी आपकी सेहत के लिए अच्छा होता है, तो इन्हें वीक एसिड्स की कैटेगरी में डालते हैं। अभी मैंने बताया ब्राइन, ब्राइन जो होता है ना, वास्तव में ब्राइन इज अ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl, ठीक है। अगर आप NaCl मतलब अगर आप NaCl को, सोडियम क्लोराइड को वाटर में उसका एक सॉल्यूशन तैयार करो तो दैट इज नोन एज द ब्राइन सॉल्यूशन। तो NaCl का एक्वस सॉल्यूशन ही आपका क्या कहलाता है, आपका ब्राइन कहलाता है। तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था, सीधा सीधा एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। और जो सोडियम कार्बोनेट अभी हमने पढ़ा था ना, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट जिसे हम वॉशिंग सोडा कहते हैं, वॉशिंग सोडा का फॉर्मेशन ब्राइन सॉल्यूशन से ही होता है, ठीक है। उसका फॉर्मेशन आपने अगर आप अपनी एनसीईआरटी बुक को ओपन करेंगे तो आप पाएंगे कि वहां पर वॉशिंग सोडा का फॉर्मेशन दिखा रखा है, स्टेप वाइज स्टेप आपको फॉर्मेशन दिखा रखे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आप याद रखना, पीओपी का फॉर्मेशन, वॉशिंग सोडा का फॉर्मेशन और आपका बेकिंग सोडा का फॉर्मेशन, तीनों फॉर्मेशन अच्छे से कर लेना, क्वेश्चन आते हैं वहां से, ठीक है। अगला क्वेश्चन, बिल्कुल अभी अभी आपने ये पढ़ा है Na2CO3.10H2 किसका फॉर्मेशन है भाई,
भाई देखो वॉशिंग सोडा का ही फॉर्मेशन है, क्योंकि बेकिंग सोडा क्या होता है, बेकिंग सोडा अभी मैंने बताया था, बेकिंग सोडा NaSCO3 होता है और इसके साथ वाटर का कोई भी सॉल्ट मौजूद नहीं होता है। ठीक है। अगर आप बात करेंगे ब्लीचिंग पाउडर की, तो ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है CaOCl2। ठीक है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोरेट, ये ब्लीचिंग पाउडर है आपका। टार्टरिक एसिड, टार्टरिक एसिड अभी हमने पढ़ा, टार्टरिक एसिड आपका वीक एसिड होता है और ये टर्मराइड में पाया जाता है, इमली के अंदर पाया जाता है। तो वॉशिंग सोडा इसका सही आंसर हो जाएगा, Na2CO3.10H2 होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे बहुत अच्छा क्वेश्चन अगला पूछ लिया है, वो आपसे कह रहा है कि जिप्सम को कितने टेम्परेचर पे हीट करने पे प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मेशन होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे वो देखिए। अगर हम जिप्सम को हीट करते हैं, मैंने अभी आपको बताया था कि जैसे ही हम जिप्सम को हीट करते हैं तो जिप्सम को हीट करने पर हमें पीओपी मिल जाती है। पर ऐसा क्या होगा कि जिप्सम को जस्ट हीट करते ही पीओपी मिल जाएगी? नहीं, एक सर्टेन टेम्परेचर पर पीओपी का फॉर्मेशन होता है और वो आपसे वही पूछ रहा है, वो सर्टेन टेम्परेचर क्या है। अगर मैं जिप्सम की बात करूं तो जिप्सम होता है CaSO4.2H2। जब मैं इसको हीट करता हूं, या आप ये भी कह सकते हो जब मैं इसको डिहाइड्रेशन करता हूं, डिहाइड्रेशन का मतलब होता है पानी का मॉलिक्यूल्स रिमूव होना। जब आप हीट करते हो तो हीट करने पर पानी वेपर के फॉर्म में उड़ जाता है। ठीक है, तो इसलिए हम इसे डिहाइड्रेशन बोल रहे हैं। जैसे ही कैल्शियम सल्फेट और इसका 2H2 होगा, जैसे ही आप इसको हीट करते हो कितने केल्विन पर, देखो वैसे तो केल्विन में ही होता है, 373 केल्विन के अप्रोक्स जब आप इसको हीट करते हो तो इसमें से 3/4 वाटर उड़ जाता है और जो बचता है वो आपका बच जाता है CaSO4.12H2। ठीक है। और 3/4 वाटर, यानी कि अगर मैं बात करूं 3/4 कितना हो गया, 3/4 आपका हो गया जितना इसमें से निकलेगा, है ना। 3/4 को अगर हम करेंगे तो लगभग 1.5, लगभग 1.5 H2O इसमें से आपके बाहर की तरफ आ जाते हैं। ठीक है, बाहर की तरफ आ जाते हैं। तो ये जो आपके पास बना है ना CaSO4.12H2O, दैट इज नोन एज द पीओपी। इसी को पीओपी कहा जाता है। ठीक है, इसी की व्हाइट वॉशिंग होती है, इसी के खिलौने बनते हैं, इसी की मूर्तियां बनती हैं। आपने देखी होंगी जो मूर्तियां होती हैं, पीओपी की मूर्तियां होती हैं, वो इसी की ही बनती हैं। जब आप इसको सेट कर देते हो तो कुछ समय बाद जैसे ये मॉइस्चर के संपर्क में आता है, उसके कुछ समय बाद ये बहुत हार्ड स्ट्रक्चर गेन कर लेता है और उसके आधार पर इसमें नए नए खिलौने, मूर्तियां, ये सब हम इस्तेमाल करते हैं। बाकी हमारे दीवारों के ऊपर पीओपी के डिजाइन हमें देखने को मिलते हैं, वो सब इसी से ही मिलते हैं। तो यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो 373 केल्विन है। अब आपको याद रखना है 373 केल्विन, वास्तव में जो आपका स्टैंडर्ड केल्विन टेम्परेचर होता है वो 273 होता है। अब 273 केल्विन के अंदर आपने कितना ऐड किया हुआ, दैट इज 100। ठीक है, तो जब आप इसमें 100 ऐड करोगे तब आपको 373 केल्विन मिलेगा। तो यानी कि अगर वो डिग्री सेल्सियस में आपसे पूछ रहा है, अगर वो डिग्री सेल्सियस में आपसे पूछ रहा है तो जितना भी केल्विन टेम्परेचर आपको गिवन होता है उसमें से आप 273 को माइनस कर दीजिए, आपके पास जो भी निकल के आएगा दैट इज द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। तो यहां पर जो आंसर होगा वो 100 डिग्री सेल्सियस होगा। 100 डिग्री सेल्सियस पर जब आप इसको हीट करोगे तो प्लास्टर ऑफ पेरिस आपका फॉर्म हो जाएगा जिप्सम से। आया समझ? प्लास्टर ऑफ पेरिस आपका फॉर्म हो जाएगा जिप्सम से। ठीक है, बाकी ये तो मिनिमम टेम्परेचर है, इसके ऊपर आप जितना लेके जाओगे आपका जिप्सम उतना फॉर्म होगा। बस याद रखना कि आधा मॉलिक्यूल मौजूद नहीं होता है कभी भी। आधा मॉलिक्यूल तो हम यहाँ पर इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि हमने कैल्शियम सल्फेट का ही 1 मोल लिया था। अगर मैं कैल्शियम सल्फेट के 2 मोल लेता, अगर मैं कैल्शियम सल्फेट के यहाँ पर 2 मोल लेता, सपोज करो अगर मैं यहाँ पर 2 लिखता, ठीक है, अब मैं यहाँ पे जगह तो है नहीं, मैं आपको यहाँ समझाता हूँ। अगर मैं 2 मोल से लिखता, यहाँ पर ऐसे लिखता 2CaSO4, तो वाटर के मॉलिक्यूल कितने हो जाते हैं? वाटर के मॉलिक्यूल 4 हो जाते हैं। अगर एक के साथ 2 मॉलिक्यूल है तो 2 के साथ तो 4 मॉलिक्यूल मौजूद होंगे। जब मैं इसको हीट करता यही 373 केल्विन पर, तो क्या होता है, वास्तव में आधा मॉलिक्यूल उड़ जाता है पानी का। तो 4 का आधा कितना होता है? 4 का आधा होता है 2। उस केस में आपका क्या बनता है, CaSO4.2H2O, और 2 मॉलिक्यूल्स आपके पानी के बाहर हो जाते हैं। 2 मॉलिक्यूल्स आपके पानी के बाहर, सॉरी, एक आता, कितना आता? एक आता, और 3 मॉलिक्यूल्स आपके पानी के क्या हो जाते? बाहर हो जाते। तो यहां पर जो आपका CaSO4.H2O है ये भी आपका पीओपी है। ठीक है, ये भी आपका पीओपी है। तो पीओपी का फॉर्मेशन जस्ट आप जिप्सम को हीट करके उसको बनाते हो, और एक टेम्परेचर डिग्री कितना होना चाहिए, 373 केल्विन होना चाहिए। सेल्सियस में बात करूं तो 100 डिग्री सेल्सियस पर उसका होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कितने वाटर मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट के साथ। भाई हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट, हाइड्रेटेड कह रहा है तो CaSO4 कह रहा है, और इसके साथ आपको पता है कितने मॉलिक्यूल्स मौजूद है? 2 मॉलिक्यूल्स मौजूद है, यानी कि 2 जो होगा वो बिल्कुल सही होगा। कितने वाटर मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट के साथ? 2 मॉलिक्यूल्स। इसी को तो आप क्या कहते हो, जिप्सम कहते हो। दैट इज नोन एज द जिप्सम, यही तो जिप्सम है। ठीक है, इसके बाद आपसे अगला कह रहा है सोडियम कार्बोनेट, यानी कि Na2CO3।
Na2CO3 इज अ बेसिक सॉल्ट बिकॉज इट इज अ सॉल्ट ऑफ, ये आपका एक बेसिक सॉल्ट है क्योंकि ये सॉल्ट है किसका। अब देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, Na2CO3 को बेसिक सॉल्ट कहा जाता है क्योंकि ये सॉल्ट है किसका। देखो अगर मैं सोडियम कार्बोनेट की बात करूं तो सोडियम कार्बोनेट का जो फॉर्मेशन होता है वो कैसे होता है, जब हम कार्बोनिक एसिड, दिस इज नोन एज द कार्बोनिक एसिड H2CO3, इसको हम कार्बोनिक एसिड कहते हैं। जब हम कार्बोनिक एसिड की रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाते हैं तो हमारा जो फॉर्मेशन होता है वो सोडियम कार्बोनेट का, और प्लस इसके साथ वाटर बाहर आता है H2। ठीक है, तो यहां पर आप ये देख रहे हो जब Na2CO3 जो है ये एक सॉल्ट के रूप में आया, ठीक है, ये कार्बोनेट का सॉल्ट है। सॉल्ट केवल और केवल आपका NaCl ही नहीं होता, फैमिली होती है सॉल्ट की। सॉल्ट सल्फेट के भी होते हैं, कार्बोनेट के भी होते हैं, है ना। इसी तरीके से कार्बोनेट सॉल्ट का फैमिली है, क्योंकि ना इसके पास H है ना इसके पास OH है, ना तो ये एसिडिक है ना ये बेसिक है। जो एसिड और बेसिक दोनों नहीं होता वो फिर बचा हुआ सॉल्ट ही होता है। तो Na2CO3 जो है वो यहाँ पर क्या है, वो यहाँ पर एक बेसिक सॉल्ट है। अब ये बेसिक सोल्ट जो है ये किन से बना है, ये सोल्ट किन से बना है, मतलब ये किसका सोल्ट है। तो अगर आप यहां पर ध्यान से देखोगे H2CO3 को हम कार्बोनिक एसिड कहते हैं, दिस इज नोन एज द कार्बोनिक एसिड। और कार्बोनिक एसिड एक वीक एसिड है, क्या है, एक वीक एसिड है। वहीं अगर मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करूं तो ये हमारा क्या है, दिस इज सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, जिसे हम कास्टिक सोडा भी कहते हैं। ठीक है, ये हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड है और ये स्ट्रॉन्ग बेस है। क्या है, ये आपका स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, बेस में, बेस की फैमिली में स्ट्रॉन्ग बेस है आपका NaOH। तो यानी कि वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस जब आपस में मिलते हैं तब फॉर्मेशन होता है बेसिक सॉल्ट ऑफ Na2CO3 का। तो वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर होगा। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। आपसे कह रहा है एल्कलीज आर, एल्कलीज क्या होते हैं। देखो एल्कलीज, पहली बात तो ये बात पक्की है कि एल्कलीज वो होते हैं जो वाटर में सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, एल्कलीज वो होते हैं जो वाटर में सॉल्युबल होते हैं। और वाटर में सॉल्युबल भी कौन, बेस। वाटर सॉल्युबल बेसिस को ही एल्कलीज कहा जाता है। तो इसका मतलब बेसिस विच आर सॉल्युबल इन वाटर आर नोन एज द एल्कलीज, उन्हें ही आप एल्कली के नाम से जानते हैं। ठीक है, वाटर सॉल्युबल बेसिस को ही एल्कली के नाम से जाना जाता है। क्लियर है, अगले क्वेश्चन पर आते। अगला क्वेश्चन कह रहा है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है अबाउट एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड एंड बेस। एसिड और बेस का एक्वस सॉल्यूशन है, यानी कि आपने एसिड और प्लस बेस दोनों को किया। आपको पता है जब एसिड बेस के साथ मिलता है तो एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, सॉल्ट और वाटर वहां पे फॉर्म हो जाता है। तो आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड एंड अ बेस। हाइयर द पीएच वैल्यू, क्या पीएच वैल्यू बढ़ेगी। एसिड और बेस के जब कॉम्बिनेशन होता है तो पीएच वैल्यू बढ़ती नहीं बल्कि घटती है। तो शुरू के दोनों ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है, फर्स्ट एंड सेकंड तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, अब अगले की बात करते हैं। उसके बाद क्या कह रहा है, लोअर द पीएच स्ट्रॉन्ग द बेस। अच्छा अच्छा, ये सॉरी अलग बात कर रहा है, अलग बात कर रहा है। एक बार दोबारा से क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ये प्रोडक्ट पे बात नहीं कर रहा। ठीक है, एक बार इसको हटाते हैं, दोबारा से स्टडी करते हैं भाई। ठीक है, ये पूछ रहा है आपके पास एक एक्वस सॉल्यूशन एसिड का है और एक एक्वस सॉल्यूशन बेस का है। ठीक है, रिएक्शन मतलब उसका प्रोडक्ट के ऊपर ऑब्जर्वेशन नहीं है, ये जनरल इंफॉर्मेशन पे बात कर रहा है, जनरल फैक्ट पे बात कर रहा है। ये कह रहा है अगर किसी भी सॉल्यूशन की पीएच वैल्यू हाई हो रही है इसका मतलब वो स्ट्रॉन्गर एसिड है। अगर किसी सॉल्यूशन की पीएच वैल्यू हाई हो रही है इसका मतलब वो वीकर एसिड है। अगर पीएच वैल्यू लो हो रही है तो इसका मतलब वो बेस स्ट्रॉन्ग है। अगर पीएच वैल्यू लो हो रही है तो इसका मतलब वो बेस जो है वो आपका कमजोर है। अब पीएच वैल्यू का फंडा क्या होता है, देखो ये है पीएच वैल्यू, याद रखना। पीएच वैल्यू जितनी लो होती है उतना स्ट्रॉन्ग एसिड बनाती है, उतना स्ट्रॉन्ग एसिड बताती है। अब अगर पीएच वैल्यू लो हो रही है, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड बन रहा है तो ऑन द सेकेंड हाफ आपका जो बेस होगा वो कैसा होगा, वीक हो जाएगा। भाई एक चीज अगर स्ट्रॉन्ग हो रही है तो दूसरी चीज क्या होगी, वीक होगी या नहीं होगी। तो आप याद रखना, जैसे ही पीएच वैल्यू डाउन होती है तो एसिड तो स्ट्रॉन्ग हो जाता है लेकिन बेस जो होता है वो बेस आपका कमजोर हो जाता है। लेकिन वहीं जैसे ही पीएच वैल्यू आपकी बढ़ती है, इंक्रीज होती है, तो इंक्रीज होने पर ये जो फंडा ये उल्टा हो जाता है, यानी कि बेस तो स्ट्रॉन्ग हो जाता है और वहीं सेकेंड हाफ में जो आपका एसिड है वो क्या हो जाता है, वीक हो जाता है। एसिड क्या हो जाता है, वीक हो जाता है।
तो ये सारे फैक्ट आपको पता होने चाहिए। क्वेश्चन बिल्कुल फैक्चुअल पूछा गया है। वो कह रहा है कि अगर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड और बेस के लिए आपका कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पीएच वैल्यू बढ़ने पर एसिड स्ट्रांग होता है? बिल्कुल नहीं। आप खुद देखो, पीएच वैल्यू बढ़ने पर बेस स्ट्रांग होता है। पीएच वैल्यू बढ़ने पर एसिड वीक होता है, तो पीएच वैल्यू बढ़ने पर एसिड वीक होता है, बिल्कुल ये बात सही है। सेकंड बिल्कुल सही है। पीएच वैल्यू डाउन होने पर बेस स्ट्रांग होता है, तो पीएच वैल्यू डाउन होने पर तो बेस कमजोर पड़ता है, यानी कि ये भी गलत है। फिर कह रहा है पीएच वैल्यू डाउन होने पर बेस कमजोर पड़ता है, हाँ ये वाली बात सही है। तो यानी कि इसमें जो ऑप्शन होगा वो सेकंड और फोर्थ बिल्कुल सही है, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। अच्छा क्वेश्चन था, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, बिल्कुल तैयार कर लो। ठीक है, फैक्चुअल क्वेश्चन था, उसके प्रोडक्ट फॉर्मेशन पे नहीं पूछ रहा था। क्लियर है ना? अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। आपके सामने है नेटल स्ट्रिंग। ठीक है, इज अ नेचुरल सोर्स ऑफ विच एसिड। मतलब अगर मैं आपसे कहूं जैसे मधुमक्खी या फिर ततैया होता है, इनका जो डंक होता है, इनके डंक लगने के बाद जो हमें शरीर में हमें दर्द महसूस हो रहा है, वहां पर सूजन आ जा रही है, वो उनके स्ट्रिंग में ऐसा कौन सा एसिड मौजूद होता है जो इतना चेंजेस हमारी बॉडी के अंदर लाता है? तो याद रखना, उस एसिड का नाम होता है मीथेनॉइक एसिड। इसे एक नाम से और जाना जाता है, इसी को फॉर्मिक एसिड भी कहा जाता है। फॉर्मिक एसिड या मीथेनोइक एसिड हमारा बी के स्ट्रिंग में या नेटल के स्ट्रिंग में पाया जाता है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? HCOOH। ठीक है, ये आपका क्या है? ये आपका फॉर्मिक एसिड है। इसी को मीथेनोइक एसिड भी कहा जाता है, क्योंकि मीथेन ग्रुप का जो कार्बन होता है उसके पास एक ही कार्बन होता है, तो एक ही कार्बन है, इसलिए इसे मीथेनोइक एसिड भी कहते हैं। क्योंकि COOH का फंक्शनल ग्रुप क्या है? कार्बोनिक एसिड है। ठीक है, आप कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में यहां पर पढ़ेंगे जब IUPAC पढ़ाया जाएगा। तो मीथेनोइक एसिड या फॉर्मिक एसिड जो होता है वो मधुमक्खी के डंक में पाया जाता है। लैक्टिक एसिड की बात करें तो ये वो एसिड है जो मिल्क से कर्ड बनाता है, दूध से दही को बनाता है। सिट्रिक एसिड बता चुका हूं, विटामिन सी के फ्रूट्स में पाया जाता है। टार्टरिक एसिड भी बता चुका हूं, मिल्क के अंदर पाया जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? मीथेनोइक एसिड। अगला क्वेश्चन, टूथ इनेमल। भाई आपकी बॉडी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट यही है, टूथ इनेमल। ठीक है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट आपका टूथ इनेमल है, जिसे आप हिंदी में जबड़ा कहते हो। दांतों का जो जाबड़ा होता है ना, उसको टूथ इनेमल कहा जाता है। वो कह रहा है टूथ इनेमल किसका बना हुआ होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं और आराम से आपने ये समझा भी होगा कि टूथ इनेमल किसके बने हुए होते हैं। क्या ये कैल्शियम फॉस्फेट के बने हुए होते हैं? क्या ये कैल्शियम कार्बोनेट के बने हुए होते हैं? क्या ये कैल्शियम ऑक्साइड के बने हुए होते हैं या पोटेशियम के बने होते हैं? देखो, पोटेशियम का तो बिल्कुल बना हुआ नहीं होता, कैल्शियम ऑक्साइड का भी नहीं होता। अच्छा, कैल्शियम ऑक्साइड के बारे में एक बात जानते हो? कैल्शियम ऑक्साइड को किस नाम से जाना जाता है? कैल्शियम ऑक्साइड इज नोन एज द क्विक लाइम। मैंने पहले वाले वीडियो में भी बताया कि कैल्शियम के 3 कंपाउंड याद रखो, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम कार्बोनेट की बात करें, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? लाइमस्टोन भी कहते हैं, चूने का पत्थर। ठीक है, ये भी नहीं होगा। तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही है कि कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट के ही बने हुए होते हैं आपके टूथ एनिमल। अगर मैं इसके फॉर्मूले की बात करूं, ठीक है, जो कि आपको शायद एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, इसका कैल्शियम फॉस्फेट का फॉर्मूला। तो कैल्शियम फॉस्फेट का जो फॉर्मूला होता है वो आपका होता है CA3POO4 का होल ट्वाइस। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट। हालांकि फॉर्मूला पूछा नहीं जाएगा, बस मैंने आपके नॉलेज के आपके लिए बता दिया है कि कैल्शियम फॉस्फेट को CA3PO4 का होल ट्वाइस लिखा जाता है। दिस इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट। ठीक है, यहां पर कैल्शियम की वैलेंसी 2 है जो कि फॉस्फेट के साथ है, और फॉस्फेट की वैलेंसी 3 है जो कि कैल्शियम के साथ है। ठीक है, तो यहां पर एक फॉर्मेशन किसका हो गया? कैल्शियम फॉस्फेट का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारी बॉडी की जो पीएच रेंज होती है वो क्या होती है? मतलब बॉडी का पीएच वैल्यू कितना होता है, उसकी पीएच रेंज कितनी होती है ना? यहाँ पर हमें क्लोजेस्ट आंसर ढूंढना है, क्योंकि अगर मैं क्लिनिकली बताऊंगा तो प्रमाणित रूप से तो पीएच रेंज जो हमारी बॉडी की होती है ना, जो एज पर डॉक्टर्स हमें एडवाइस की जाती है, वो आपकी 7.35 से लेकर 7.45 के बीच में रहनी चाहिए। ये तो क्लिनिकली टेस्टेड है कि पीएच रेंज आपकी बॉडी का इतना होना चाहिए, 7.35 से लेकर 7.45 के बीच में रहना चाहिए। ठीक है, मतलब थोड़ा बेसिक की तरफ होना चाहिए। अगर मैं बात करूं यहां पर जो सबसे क्लोजेस्ट ऑप्शन है, देखो 8 का तो कोई लेना देना ही नहीं है, 8 तक तो पीएच वैल्यू जानी ही नहीं है। 7.45 उसकी डेडलाइन होती है जो क्लिनिकली टेस्टेड है। तो अगर हम अप्रोक्स बिल्कुल उसके नियरेस्ट ऑप्शन पे जाएंगे तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है कि 7 से 7.8 के बीच में उसकी रेंज होनी चाहिए पीएच वैल्यू की बॉडी की। ठीक है, तो यहां पर जो आंसर है वो 7 से लेकर 7.8 है। बाकी आप अगर क्लिनिकली जानते हैं तो क्लिनिकली इतनी होनी चाहिए, 7.35 से लेकर 7.45 के बीच में होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है एक्वस सॉल्यूशन। जो एक्वस सॉल्यूशन होता है, किसका एक्वस सॉल्यूशन
टर्न्स कर देता है रेड लिटमस सॉल्यूशन को ब्लू, यानी कि बेसिक है। एक्सेस एडिशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन वुड रिवर्स द चेंज। एक्सेस एडिशन, इसमें से किस सॉल्यूशन का ज्यादा एडिशन होने की वजह से ये जो चेंज है ना ये रिवर्स हो जाता है। जैसे जैसे आप ज्यादा इसमें एक्सेस एडिशन करते जाते हो मतलब अगर आप इसमें उस सॉल्यूशन को मिलाते जा रहे हो तो क्या होगा, रिवर्स चेंज हो जाएगा, यानी कि जो रेड लिटमस ब्लू को कर रहा है फिर ब्लू लिटमस रेड में बदल जाएगा। तो इसमें से कौन सा है, ठीक है, आपको वो बताना है। बताइए, थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, लेकिन हो जाएगा, हम आराम से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आप जानते हो अगर वो इसको रिवर्स द चेंज करेगा, रिवर्स द चेंज, सारा आंसर यहीं छिपा हुआ है। रिवर्स द चेंज का मतलब क्या है, रिवर्स द चेंज का मतलब है कि जो ब्लू लिटमस है वो किस में कन्वर्ट होना चाहिए, रेड में होना चाहिए। और आप जानते हो ब्लू से रेड केवल और केवल एसिड का ही एडिशन ऐसा काम कर सकता है, बाकी कोई नहीं कर सकता, क्योंकि एसिड ही ब्लू लिटमस को रेड में बदलते हैं। बेकिंग पाउडर की बात करें तो बेकिंग पाउडर आपका एसिडिक होता ही नहीं है। लाइम की बात करें ये भी आपका एसिडिक नहीं होता है, तो सॉल्ट होते हैं। एमोनियम हाइड्रोक्साइड यानी कि आपका NH4OH की बात करूं, NH4OH, ये भी अगर OH इसके साथ आ गया तो ये एसिडिक थोड़ी हुआ, तो बेसिक हुआ। ये तो उल्टा उसी को ही सपोर्ट करेगा कि रेड से ब्लू करेगा। केवल और केवल यहाँ पर एक ही एसिड दिख रहा है, दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसका नाम HCl है। और अगर आप इस HCl को किसी भी एक्वस सॉल्यूशन में ज्यादा मात्रा में डालेंगे तो वो सॉल्यूशन एसिडिक हो जाएगा, जिसकी वजह से जो लिटमस है उसका रिवर्स इफेक्ट हो जाएगा, यानी कि ब्लू लिटमस रेड में बदल जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर इसके रिवर्स द चेंज में ही छुपा हुआ था, और इसका सही आंसर क्या होगा, HCl होगा। जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपका एसिडिक होगा, 3 आपके बेसिक या सोल्ट में सोच सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है जब कॉपर ऑक्साइड की रिएक्शन आप डाइल्यूट HCl के साथ करते हो तो कलर चेंज हो जाता है, किस कलर का आपका वो बन जाता है। ये आपने एक्टिविटी में भी क्वेश्चन करा हुआ है, बताओ कैसे कलर का हो जाता है। अगर हम कॉपर ऑक्साइड की बात करें तो कॉपर ऑक्साइड हो गया CuO, ठीक है। जब आप इसकी रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl के साथ करते हो तो पहले तो आप ये देखो कंपाउंड क्या बनता है भाई। एक कंपाउंड आपका बनता है CuCl2 और एक आपका निकलता है यहां से वाटर बाहर। ये जो CuCl2 है ये क्या है, दिस इज द सॉल्ट, ये क्या है, सॉल्ट है, ठीक है। और ये जो CuCl2 है इसको क्या कहते हैं, कॉपर क्लोराइड कहते हैं। क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज द कॉपर क्लोराइड। तो ये किस कलर का हो जाता है, याद रखना यहां पर जो कलर है ना वो ब्लूइश ग्रीन हो जाता है। कैसा हो जाता है, ब्लूइश ग्रीन कलर का आपका यहाँ पर फॉर्मेशन होता है। तो इसलिए यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी, ब्लूइश ग्रीन कलर का यहाँ पर सॉल्ट फॉर्म होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। भाई अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करेंगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस तो बिल्कुल भी नहीं है, अभी मैंने बताया था ये स्ट्रॉन्ग बेस है, तो इसका तो आंसर ही बिल्कुल आसान है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है NaOH, ठीक है। अगला क्वेश्चन है जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है यानी कि जो NaOH है इसका इस्तेमाल कैसा किया जाता है। तो भाई NaOH का इस्तेमाल हम एज अ एंटी एसिड के रूप में कर सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल कर सकते हैं, हम एंटी एसिड के रूप में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल एंटी एसिड के रूप में होता है, क्योंकि आप जानते हो जैसे आप NaOH की रिएक्शन पेट में बन रहे HCl के साथ करते हो तो तुरंत आपको सॉल्ट और प्लस वाटर बाहर निकल जाता है, तो या इट इज ट्रीटेड एज एन एंटी एसिड्स। एंटी एसिड्स मतलब वो एसिड, सॉरी वो कंपाउंड जो किसके दुश्मन होंगे, एसिड के दुश्मन होंगे, ठीक है। एंटी एसिड का मतलब क्या होता है, जो किसको करेंगे, जो किसको रिपेल करेंगे, जो रिपेल करेंगे एसिड को, रिपेल द एसिड, एसिड को रिपेल करेंगे, उसके फॉर्मेशन को बनने से रोकेंगे, ठीक है। अगला है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो फिनोप्थलीन सॉल्यूशन को किस कलर का कर देता है। देखो हमारे पास इंडिकेटर्स होते हैं, जैसे हमारे पास इंडिकेटर्स होते हैं जो एसिड और बेस की पहचान करवाते हैं कि कौन एसिड होगा कौन बेस होगा। जैसे आपको पता है लिटमस पेपर, एक आपका लिटमस होता है, एक आपका फिनोप्थलीन होता है, ठीक है, फिनोप्थलीन होता है, एक आपका मिथाइल ऑरेंज होता है। 3 इंडिकेटर की बात करते हैं, ठीक है, मिथाइल ऑरेंज होता है, ये यूनिवर्सल इंडिकेटर्स हैं। ऊपर वाला जो इंडिकेटर है वो आपका नेचुरल इंडिकेटर है, यानी कि वो हमें नेचुरली हमें लाइकन नाम के प्लांट से मिलता है, ठीक है, ये नेचुरल इंडिकेटर है। और ये दोनों को हम प्रिपेयर करते हैं केमिस्ट्री लैब में यानी कि केमिकल लैब में, तो इसलिए ये आपके सिंथेटिक इंडिकेटर्स हैं जिनको हम प्रिपेयर करते हैं। तो फिनोप्थलीन और मिथाइल ऑरेंज दोनों ही सिंथेटिक इंडिकेटर हैं, ठीक है। अब आपसे वही पूछ रहा है कि NaOH को अगर फिनोप्थलीन पे सॉल्यूशन में डाला जाए तो इसका कलर कैसा हो जाएगा, तो बताइए कैसा कलर हो जाएगा। अगर मैं मिथाइल ऑरेंज की बात करूं, यहां पर मैं मार्कर को थोड़ा सा चेंज कर लेता हूं। अगर मैं मिथाइल ऑरेंज की बात करूं तो अगर आप एसिडिक सॉल्यूशन मिथाइल ऑरेंज में
डालते हैं तो इसका जो कलर हो जाता है ना एसिडिक सॉल्यूशन में, इसका कलर क्या हो जाता है, रेड हो जाता है। कैसा हो जाता है, एसिडिक सॉल्यूशन डलते ही मिथाइल ऑरेंज का कलर रेड हो जाता है, जबकि बेसिक में इसका कलर कैसा हो जाता है, बेसिक में इसका कलर हो जाता है येलो। कैसा हो जाता है, येलो। वहीं अगर मैं फिनोप्थिलीन की बात करूं तो फिनोप्थिलीन जैसे ही उसमें एसिडिक सॉल्यूशन आप डालते हैं तो उसका कलर जो है वो कलरलेस हो जाता है, यानी कि कलर ही खत्म हो जाता है। और जैसे ही आप बेसिक डालते हो तो वैसे ही उसका कलर पिंक हो जाता है। बाकी लिटमस तो आप जानते हो ब्लू से रेड होता है एसिड में, और रेड से ब्लू हो जाता है बेस में। आपसे वही कह रहा है NaOH को अगर आप फिनोप्थिलीन सॉल्यूशन में डालोगे तो कलर कैसा हो जाएगा। भाई NaOH तो आपका बेस है ना, और बेस में फिनोप्थिलीन में कलर कैसा हो जाता है, पिंक, यानी कि आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। तो बड़ा ही फैक्चुअल क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया, पिंक आंसर इसका था। और आई होप आपको ये जितने हमने क्वेश्चन करे हैं वो सारे क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे। अगर कोई भी डाउट आपका स्टिल अब भी राइज रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट जरूर डाल देना। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। सभी अपना ध्यान रखेंगे, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें।